चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमने कल पढ़ा था कल की क्लास में, उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 14 पर आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेस्ड है किस पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जितनी बातें बेसिक था वो कल की क्लास में हो चुकी थी। उसका फॉर्मेट पढ़ लिया था, फीचर पढ़ लिए थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल से अलग क्यों होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या था, ये भी हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले आप बात करें अपन, तो सबसे पहले देखिए आप इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्लियर है? तो क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, ध्यान से समझो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, बहुत ही इजी सा। उसमें आपको बैलेंस बीडी दिया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि कैश इन हैंड है, कितना 3200। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है 22,500 का, एंट्रेंस फीस दे रखी है 1250, डोनेशन दिया हुआ है 2500 और रेंट ऑफ होल। अब देखो ये रेंट किस तरफ दिया हुआ है आपको, रिसिप्ट साइड दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेंट आपको मिला है, ना कि आपने रेंट दिया है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 3000। ओके, उसके बाद ये इधर आपके पेमेंट साइड लिखा हुआ है, सारे पेमेंट है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बुक्स परचेज्ड। अब देखो बुक्स परचेज जो है कैपिटल नेचर का होता है, राइट? कैपिटल नेचर का क्या है, ट्रांजेक्शन है। गुड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड, फिक्स डिपॉजिटेड विद बैंक और बैलेंस सीडी, ये चीजें आपको दे रखी है। इससे बेस्ड हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, सारे लॉस और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, सारे इनकम और गेन्स। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के अमाउंट लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन यहाँ कितना दिया हुआ है अपने को, 22,500, तो यहाँ एज इट इज 22,500 लिख देंगे। लिख दिया बच्चे? उसके बाद देखो ध्यान से, एंट्रेंस फीस एक तरह की हमारी इनकम होती है, कितना दिया हुआ है एंट्रेंस फीस हमें 1250, तो ये मेंशन हो जाएगा। उसके बाद डोनेशन हमें कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2500, डोनेशन यहाँ मेंशन हो जाएगा। डोनेशन के आगे अगर कुछ ना कहे तो डोनेशन कौन सी होती है, जनरल होती है। कौन सी होती है, जनरल। और अगर डोनेशन के आगे स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो फिर वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद अगर अपन देखें, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 3000, तो वो सेल ऑफ अब देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आपने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है कि रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। उसको सेल करने से जो इनकम होगी वो आपकी कैपिटल नेचर की होगी, इसलिए ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं होगी। रेंट ऑफ होल आपको कितना मिल जाएगा 750। टोटल जब आपने इधर लगाया तो कितना आ गया बच्चे, 27,000 आ गया। क्लियर? अब एक्सपेंसेस की बात करें तो सैलरी आ जाएगी आपकी एज इट इज, कितनी आ जाएगी 1500। उसके बाद रेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, टैक्सेस आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा और सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ तक की सारी अमाउंट जो है 920 तक की एज इट इज यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। बुक्स परचेज आपका नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर का होता है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज, ये भी आपका कैपिटल नेचर का होता है। फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, देखो क्लोजिंग फिक्स डिपॉजिट एफडी, एफडी क्या होती है, क्या एफडी को रोज रोज कराते हैं? नहीं। क्या एफडी को रोज तोड़वाते हैं? नहीं। तो ये भी किस नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की होती है। क्लोजिंग बैलेंस अपने को लिखना ही नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस या डेफिसिट के फॉर्म में आता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कुछ लिखते नहीं है अपन। तो अब ये बताओ 27,000 का अपने पास इधर क्या हुआ, टोटल हुआ। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1500, इधर 800, 3,500, 1700, 380 और 920, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 0। इधर टोटल करेंगे तो 8 और 10 के 0 कैरी 1, 8 और 5 13 और 1 14 और 5 19 और 7 26, 26 और 3 29, ये हो जाएगा 8 3, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 8,800। जब आप इसको लेस करोगे तो आपको पास कितना बचेगा 18,200, जो का आपका क्या आ जाएगा, सरप्लस अमाउंट आ जाएगा। और सरप्लस के नीचे आपको एक बात लिख देनी है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इट्स एक्सपेंडिचर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोगों के कंफर्मली समझ आ गया होगा। अच्छा ये बताओ, ये समझ आ गया हो तो आगे चले।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलिए। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैसे होगा, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग March 31, 2015 नेगीज क्लब्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। देखो सबसे पहले बैलेंस सीडी दिया हुआ है, बैंक में कितना बैलेंस है 25,000, सब्सक्रिप्शन 13, 14 और 15। अच्छा, कोई भी अकाउंटिंग ईयर अपन किस तरीके से पढ़ते हैं, ये 13 दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे 13, 14, ये 14 दिया हुआ है तो 14, 15 और ये 15 दिया है तो 15, 16। क्लियर है। उसके बाद अगर अपन देखें, अच्छा ये 14 में स्टार्ट हुआ होगा और एंड कब हुआ होगा 15 में, ये 15 में स्टार्ट हुआ होगा तो एंड कब हुआ होगा 16 में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपने स्कूल में एडमिशन लिया 2013 के स्टार्टिंग में, तो आपकी मार्कशीट पे लिखा क्या रहेगा 2013-14, मार्कशीट कब मिलेगी 14 को मिलेगी। क्लियर। तो उसी हिसाब से अगर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अगर आपको लिखनी है रेवेन्यू नेचर में, अब आपको पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आती है वो रेवेन्यू नेचर की आती है, और सेम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो आती है वो आपका करंट ईयर का आता है। कौन से ईयर का आता है, तो करंट ईयर 2015 के हिसाब से कौन सा होगा 2014-15 ये वाला ही तो होगा, और इसका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है 10,000। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं 15 देख करके 15 वाली 500 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। कौन सी अमाउंट आएगी 10,000 वाली। क्लियर। डोनेशन का कितना आ जाएगा 2,200, 2000। हॉल रेंट कितना आ जाएगा 300, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450 और एंट्रेंस फीस कितनी है 1000। ये तो कुछ क्या दे रखे हैं रिसिप्ट सारे, ये तो ये क्या दे रखा है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकाउंट ऑफ द ईयर। तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम उल्टा दे रखा है आपको, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये आपका तो ये तो हो जाएंगे रिसिप्ट और ये हो जाएंगे पेमेंट, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने नीचे वाले का एज इट इज यहाँ छाप दिया। तो ये आपके रिसिप्ट हो जाएगी और ये आपके पेमेंट हो जाएंगे। क्लियर। और परचेज ऑफ फर्नीचर परचेज किया, अब देख सारे एक्सपेंसेस जिस तरफ लिखे हैं सारे पेमेंट ही तो होंगे। और सैलरी 2000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हॉस्टेज एंड स्टेशनरी, परचेज ऑफ बुक्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट 8,000 रुपीज के कुछ आपने गवर्नमेंट पेपर्स खरीदे हैं, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस में कितना है 600, और बैलेंस में दिया हुआ है ये बात है। कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट आपको नीचे दिए हुए हैं, उसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी 1,500। ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में कितना था 500, तो ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो बकाया है, तो बकाया जो चीज है वो लेना तो है ही ना आपको। इस साल मान लो किसी बच्चे की फीस ड्यू रह जाती है पिछले साल की, तो क्या स्कूल वाले उसको इस साल की फीस में इंक्लूड नहीं करते कि आपका पहले का अमाउंट ये है और ये अभी का अमाउंट है इस सेशन का, टोटल आपका अमाउंट सर इतना है, तो अपन क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। फिर है बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 150, सब्सक्रिप्शन एक्रूड कितना है 400, 50% ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी कैपिटलाइज, 50% एंट्रेंस फीस क्या हो गई है कैपिटलाइज हो गई है, मतलब 50% ही बची है कौन सी रेवेन्यू नेचर की। तो एंट्रेंस फीस जितनी भी है उसका 50% पार्टी हम कहाँ लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। और फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, फर्नीचर पर डेप्रिशिएशन कितना लगाना है 10% पर ईयर लगाना है। अब देखो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपका आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के आपने 10,000 या अच्छा सब्सक्रिप्शन के सबसे पहले मैं 10,000 लिख दूं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, देखो उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया 10,000, ये वाली अमाउंट आ गई। डोनेशन का कितना आ जाएगा 2,000, तो डोनेशन सामने एज इट इज लिखा हुआ है कितना 2,000। उसके बाद हॉल रेंट लिखा हुआ है कितना 300, तो हॉल रेंट आपका इनकम है। ठीक है। हॉल रेंट इसको हो सकता है इन्होंने नीचे दिया हुआ हो, देखो हॉल रेंट दिया हुआ है यहाँ पर 300 दिख रहा होगा आपको अमाउंट, हॉल रेंट का दिया हुआ है 300। वापस ऊपर चलते हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो डिपॉजिट है उस पर आपको क्या देना है इंटरेस्ट देना है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको 450 दिया हुआ है, तो बैंक पर इंटरेस्ट आपका 450। ओके, और पहले का आपका कोई इंटरेस्ट बकाया चल रहा है
ये रहा। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है आउटस्टैंडिंग में 150, तो 150 ऐड करने के बाद कितना अमाउंट लिखा आपने यहाँ पर 600। क्लियर। उसके बाद में एंट्रेंस फीस 1000 थी, इस 1000 का 50% तो कितना हुआ 500। तो एंट्रेंस फीस के नाम पे यहाँ पर कितना अमाउंट मेंशन है 500। क्लियर है। ये देखो यहाँ लिखा है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, तो 50,000 का 50% मतलब कि 500 तो रेवेन्यू नेचर का हो गया और 500 कैपिटल नेचर का हो गया। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर को नहीं लेते, सिर्फ कौन सा नेचर लेते हैं रेवेन्यू, इसलिए 500 रुपए अमाउंट यहाँ पर आई है। क्लियर है। उसके बाद अगर अपन देखें तो इधर के तो सारे ट्रांजेक्शन हो ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे तो बाकी क्या क्या चीजें आएंगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अपना खर्चा होता है, तो यहाँ पर सबसे देखो परचेज ऑफ फर्नीचर आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल नेचर का है। सैलरी कितनी है 2000, तो 2000 यहाँ पर लिखा और आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है अपने को यहाँ पे 1500, तो 2000 प्लस 1500 कितना हो गया 3500। क्लियर। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है अपने को 300। ठीक है, क्या नीचे कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस है, नहीं है, तो 300 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया हुआ है 600, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पर 600 आ जाएगा। उसके बाद में पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना दिया हुआ है 150, ये अमाउंट यहाँ पर 150 वाली आ जाएगी। उसके बाद में परचेज ऑफ बुक्स कैपिटल नेचर का होता है, कौन से नेचर का है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है अपने को 900, और नीचे बताया जा रहा है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है कितना 500, तो 900 प्लस 500 कितना हो जाएगा 1400 मेंशन है यहाँ पे, बताओ है कि नहीं है। उसके बाद अगर अपन देखें तो देखो परचेज ऑफ 5% ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स कितना है 8000, कैपिटल नेचर का है इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है। आफ्टर देन उसके बाद देखें तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 600, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस में ही हम यहाँ पर एज इट इज मिसलिनियस एक्सपेंसेस 600 के हिसाब से ऐड कर देंगे। उसके बाद दे रखा है अपने को कुछ नहीं दे रखा है, अब सिर्फ एडजस्टमेंट। तो देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, हमने ऐड कर दिया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के 500 रुपीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के 500 जो है वो अब मेंशन कर दो। देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के कितने थे 500 जो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिए। उसके बाद देखें तो सेकंड वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट है। थर्ड वाले एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है बैंक इंटरेस्ट हो ही चुका। सब्सक्रिप्शन एक्रूड कितने हैं 400, तो पहले के सब्सक्रिप्शन कितने थे अपने पास 10,000, अभी और एक्रूड मतलब कि और आ गए अपने पास कितने 400, तो टोटल कितना हो गया 10,400। मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक चीज लिखवाई थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होता है एक्रूल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे जो आने बाकी हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करें अपन तो 50% वाला अमाउंट भी हो गया अपना, और लास्ट में बोला है कि फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन अपने एक तरीके का लॉस होता है, और आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर खरीदना और बेचना इट इज नॉट ए रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन। ये कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन है कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। लेकिन इससे होने वाला कोई नुकसान, इससे होने वाला कोई फायदा, इस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें जो है कौन से नेचर की है रेवेन्यू नेचर की है। तो 10% पर एनम। अच्छा ये बताओ फर्नीचर आपने कितने का खरीदा था 5,000, कहाँ मेंशन है परचेज ऑफ फर्नीचर 5000, तो 5000 का अच्छा ये परचेज फर्नीचर आपने कब किया है 1 जुलाई 2014 को, तो 1 जुलाई 2014 को फर्नीचर खरीदा और कब तक रहा वो 31/3 तक रहा। ठीक है, तो कितने मंथ का लगेगा 9 मंथ का। तो 5000 का कितना परसेंट बोला है 10%, 500, कितना आ जाएगा 500, और इसका 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 से कट करेंगे 125, तो ये आ जाएगा 375 रुपीज। कितनी अमाउंट डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगी 375 रुपीज जो है अमाउंट डेप्रिसिएशन में ऑफ फर्नीचर ऐड हो जाएगी। जब आप टोटल लगाएंगे इस तरफ का, इस तरफ क्या होता है सारा आपका सारे जो इनकम, सारी इनकम इस तरफ और सारे एक्सपेंडिचर इस तरफ। यूजुअली होता क्या है बिजनेस में, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर ज्यादा
इनकम ज्यादा, तो इनकम ज्यादा 14,000, सारे जितने भी खर्चे थे सबको लेस किया तो 7,075 रुपीज की अमाउंट अपनी किस में आई, सरप्लस में आई। किस में आई बच्चे, और सरप्लस में आई है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर में 7,500 रुपए आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए। क्या क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझ में आ गया, पक्का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, बैलेंस शीट। तो वीडियो को कंटिन्यू रखें और प्लीज इसको जल्दी से एक बार लाइक और शेयर जरूर करके रखें अपने दोस्तों के साथ में। चलो हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद में जो हमारा एनपीओ का तीसरा अकाउंट था, और तीसरे अकाउंट का नाम क्या था, बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट। ओके, क्लास नंबर 4 का पार्ट है किसका, बैलेंस शीट। हेडिंग लगा ली बैलेंस शीट। चलिए लिखिए इसमें, प्रिपेयर्ड बाय profit seeking entity as well as NPO to know the financial position on the last date of the accounting year। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी और एनपीओ दोनों बनाते हैं, और कब बनाते हैं, ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आगे लिखो, it is prepare form the balance remaining after the transfer of all revenue and income, एंड को काट दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू I&E अकाउंट। तो जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर के जितने भी अकाउंट हैं उन सभी के बचे हुए रिमेनिंग बैलेंसेस को कहां ट्रांसफर किया जाता है, बैलेंस शीट में। इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम्स। लिखो इसमें, इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम्स। कौन से आइटम्स कंटेन करता है ये, कैपिटल आइटम्स, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल फंड। ओके, जैसे असेट हो गया, लायबिलिटीज हो गया, और क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। आगे लिखो इसमें, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, in the absence of trial balance, the balance sheet may be considered as। तो लिखो आप इसमें, लिखो, हेडिंग लगाओ असेट्स। असेट्स में
नंबर 1 पॉइंट लिखो, इफ सम न्यू असेट्स परचेज, इफ सम न्यू assets purchased during the year, अगर आपने किसी अकाउंटिंग पीरियड में उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई नई असेट क्या की है, परचेज करी है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। नंबर 1 बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा ये अमाउंट, एक्सपेंसेस साइड में, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, एंड शोन द असेट्स साइड्स ऑफ द करंट ईयर्स बैलेंस शीट, ठीक है, क्या समझ आया, फिर से समझ लो। अगर कोई नई मशीनरी या नया कोई बिल्डिंग या नई कोई अपन ने असेट परचेज करी है तो दो तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। एक तो हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब एक्सपेंसेस साइड में उसको मेंशन कर देंगे, और दूसरा हो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको शो कर देंगे। क्लियर बात। सेकंड पॉइंट लिखो, if some asset has been sold during the year, if some assets sold during the year, अगर आपने कोई असेट को क्या किया है, ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड किया है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब इनकम साइड। अब देखो, सेल करने से, असेट को सेल करने से इनकम होगी, इनकम होगी तो कहां चला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के इनकम साइड में या डेबिट साइड में। क्लियर। चलिए आगे इसको ध्यान से समझना। एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बुक वैल्यू ऑफ सच असेट्स, book value of such assets should be deducted from the concerned asset of the previous year। क्या बोल रहा है कि जो बुक वैल्यू है ऐसे एसेट की शुड बी डिडक्टेड, उसको क्या कर देना है, कम कर देना है, फ्रॉम द कंसर्न्ड असेट, जो असेट का अपन कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू को कम कर देना है ऑफ द प्रीवियस ईयर से। क्लियर। आगे इसी में लिखो एक बात और, डेप्रिसिएशन ऑल्सो डिडक्टेड अकॉर्डिंगली, जो भी रेट है तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑल्सो deducted accordingly as per rate of depreciation। जो भी परसेंटेज दिया हुआ उस अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए थर्ड पॉइंट लिखो, प्रीपेड इनकम, कॉमा एक्रूड इनकम, कॉमा इन्वेस्टमेंट, ये सभी किस तरफ आएंगे, असेट साइड में आएंगे। किस तरफ आएंगे सभी, असेट साइड में आएंगे। ठीक है, आगे लिखो नंबर 4 पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस शो
ऑन असेट साइड्स, शो ऑन असेट साइड। और फिफ्थ पॉइंट लिखो, अगर क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओवरड्राफ्ट है, कौन सा है? ओवरड्राफ्ट पता है ना कब होता है? जब खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ऑफ बैंक का, तो एक तरीके से आपके ऊपर, आप माइनस में हो, आपकी लायबिलिटीज बढ़ती है, तो इसको लिखना है लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई क्या? ये बताओ। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाओ आप, असेट हो गया, अब हेडिंग लगाओ लायबिलिटीज। चलिए, तो लायबिलिटीज में नंबर 1 पॉइंट लिखो, लोन अमाउंट। कौन सी अमाउंट? लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट में लिखो प्रीवियस ईयर लोन। क्या करना है, ध्यान से समझ लो। प्रीवियस ईयर लोन, इसमें एड क्या होगा? न्यू लोन रेज्ड, न्यू लोन रेज्ड क्या एड होगा? अगर आपने कोई नया लोन लिया, पहले का कोई लोन है उसमें जुड़ जाएगा कौन सा? अगर आपने कोई न्यू लोन लिया है, ठीक है। और लेस क्या हो जाएगा? रीपेड लोन अमाउंट, रीपेड लोन, आपने कोई अमाउंट को क्या कर दिया हो? रीपेड कर दिया हो। क्लियर? तो इनको एड और लेस करने के बाद एक अमाउंट निकल के अपने पास आएगी, वो क्या होगी? नेट लोन अमाउंट लिखो, नेट लोन अमाउंट should be shown at liabilities side। ठीक है, वो कहां शो हो जाएगी? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, न्यू लोन रेज्ड। अगर आपने कोई नया लोन लिया है तो दो ट्रीटमेंट होंगे, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्यों होगा? क्योंकि लोन लेने से आपको क्या हुई है? इनकम हुई है, आपके पास कैश आया है, तो किस तरफ लिख देंगे इसको? इनकम की तरफ। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है ये बात? चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल रिसिप्ट लिखो, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। स्पेशल रिसिप्ट में आपको क्या हुआ? डोनेशन मिली, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। तो जो डोनेशन आपको मिला है वो किस तरफ आ जाएगा? लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? उसी तरीके से जैसे और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊं, जैसे कोई स्पेशल फंड है, स्पेशल फंड क्रिएट आपने किया है, जैसे अगर अपन बात करें प्राइस फंड। कौन सा फंड है? प्राइस फंड। जैसे टूर्नामेंट फंड, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स फंड। तो जितने भी ये फंड है कहां हो जाएंगे? लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां आ जाएंगे ये? लायबिलिटी साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर इतनी बात?
चलिए नंबर 4 पॉइंट लिखिए। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आ रहे थे? प्रीपेड इनकम कहाँ आ रही थी? एसेट साइड में। कहाँ आ रही थी? एसेट साइड में। यहां लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 4th पॉइंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम received for next year, income received for next year, जिसको आपको क्या बोलते हो? unearned income। क्या बोलते हो उसको? unearned income, जो अगले साल होगी, अभी received for next year। क्लियर है? तो अगले साल की इनकम आपको रिसीव हो गई, ठीक है। तो ये चीजें कहां मेंशन हो जाएगी? शो ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए 5th पॉइंट समझिए। 5th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इफ असेट्स ज्यादा किससे? लायबिलिटीज से। असेट ज्यादा है किससे? लायबिलिटीज से। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कॉल्ड कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड, ठीक है। या इसका एक और नाम है जनरल फंड। क्या बोलेंगे? जनरल फंड, क्लियर? इसके बारे में एक बात लिख लो आप कि जो कैपिटल फंड और जनरल फंड होता है ऑल्सो सिमिलर टू कैपिटल अकाउंट। किसके जैसा होता है ये? कैपिटल अकाउंट जैसा। फॉर अदर प्रॉफिट, फॉर अदर प्रॉफिट सीकिंग फर्म्स। क्लियर? क्लियर है? चलिए, अब एक बच्चा पूछना चाह रहा है सर कैपिटल फंड कैसे क्रिएट करते हैं, कैपिटल फंड को कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले लिखो ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल फंड, इसमें ऐड कर दो आप सरप्लस, और लेस क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से। वेरी गुड, शानदार। ऐड क्या हो जाएगा? सरप्लस। लेस क्या हो जाएगा? डेफिसिट। तो निकल करके क्या आएगा? दुनिया जानती है, नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड शोन ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। इतनी बात क्लियर है? यस या नो? तो बैलेंस शीट से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, वो अपन ने सारे यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। तो नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड, क्लियर? चलिए, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाने की कोई जरूरत नहीं है, 11th क्लास में खूब बैलेंस शीट बनाई है, सबको पता है। डेबिट साइड लायबिलिटीज होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है? आपके एसेट होता है। क्लियर है? एसेट में से डेप्रिसिएशन घटते जाएंगे, नेट अमाउंट आती जाएगी। लायबिलिटीज और एसेट आपको अच्छी तरीके से पता है। लायबिलिटीज आपकी दो तरह की होती है, करंट होती है, नॉन करंट होती है। क्लियर? और एसेट भी आपकी होती है टेंजिबल और इंटेंजिबल, फिक्स एसेट्स, इस तरीके से क्लासिफाइड होता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कल डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? चलिए, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।